Very good afternoon. We are going to start our new lecture of chapter first physics. हम आपको बता रहे थे कि चार्ज जो होते हैं वो अगर समान होते हैं तो आपस में अट्रैक्ट रिपेल करते हैं, और अगर अलग अलग होते हैं तो आपस में अट्रैक्ट करते हैं या एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। देखिए आगे चलते हैं वैद्युत आवेश का संरक्षण। ये वैद्युत आवेश का संरक्षण का नियम है। इसमें ये कहा गया है कि कोई भी आवेश, कोई भी चार्ज कभी ना ही डिस्ट्रॉय या खत्म होता है, ना ही कभी बनाया जाता है। ये केवल एक जगह से दूसरी जगह मूव करता है या एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होता है। समझ में आया? मतलब कोई भी आवेश ना तो उत्पन्न किया जाता है और ना ही नष्ट किया जाता है। यह विद्युत आवेश संरक्षण का नियम कहलाता है। ठीक है, अब आप समझिए आगे चल के। कहने का तात्पर्य यह है कि हमें प्रकृति ने आवेश के रूप में एक नई चीज, एक नया उपहार दिया है। ये उपहार हम पैकेट्स के रूप में कहते हैं। मतलब हम आवेश को या सूर्य की रोशनी को पैकेट्स के रूप में लेते हैं। अब इन पैकेट्स को हम कहते हैं क्वांटम थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्वांटम थ्योरी का मतलब यह हुआ कि जो भी आवेश है वो एक पैकेट के बराबर होता है। मतलब या तो वो एक पैकेट होगा, या तो वो दो पैकेट होगा, या वो तीन पैकेट होगा, या वो चार पैकेट होगा। वो 1.5 पैकेट, 2.5 पैकेट, 2.25 पैकेट, 4.5 पैकेट, ये सिस्टम नहीं होता उसमें। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि जो भी आवेश है उसको हमने क्वांटाइज कर लिया, मतलब छोटे छोटे पैकेट्स में बांट लिया। अब अगर हमें उस पैकेट्स को जोड़ना है तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा चार्ज है वो E या मतलब -E या -2E या -3E इस तरीके से आगे बढ़ता रहता है। तो हम जो इलेक्ट्रॉन के ऊपर आवेश होता है उसको हम कहते हैं -E, और जो प्रोटॉन के ऊपर होता है आवेश उसको हम कहते हैं +E। अगर यही आवेश जो है अगर हीलियम के ऊपर हो, हीलियम का मतलब हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है, हीलियम गैस का नाम है, तो उसके ऊपर जो आवेश होगा 2He4 के ऊपर जो आवेश होगा वो 2E+ का होगा, 2 इलेक्ट्रॉन प्लस का होगा। तो आप ये समझ जाइए कि जो भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पैकेट्स में डिवाइडेड होते हैं, और वो पैकेट्स फुल पैकेट्स होते हैं। मतलब 1 2 3 4 5। मैंने पहले भी बोला था कि Q कैन बी स्टेटेड सिग्मा I equals to 1 to N and Qn, or we can say Q equals to Q1 plus Q2 plus Q3 dash 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 plus Qn if there are n number of charges या n number of bodies। ये चीज आप अपनी कॉपी में नोट करते जाएं। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है आज का। देखिए हम क्लास ज्यादा लंबी नहीं करेंगे, छोटे छोटे पैकेट्स में क्लास डिवाइड करेंगे क्वांटम्स में, और ऐसे ज्यादा लोड भी नहीं पड़ेगा और इजीली सबको समझ में आता रहेगा। तो अगला टॉपिक है हमारा कूलाम का नियम। कूलाम का नियम या कूलम्स लॉ। अब यहाँ पे कूलम्स लॉ क्यों बोलते हैं? क्योंकि एक वैज्ञानिक थे कूलाम, जिन्होंने ये नियम ये बताया था कि जो हमारा चार्ज है उसका हमारे बल से क्या लेना देना है, क्या रिश्ता है, किस तरीके से चार्ज और बल या आवेश और बल जो है एक दूसरे से संबंधित है या संबंधित नहीं। ठीक है, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं क्या कि अगर दो बॉडीज हैं, कोई भी दो बॉडीज हैं A and B, A बॉडी पे Q1 चार्ज है, B बॉडी पे Q2 चार्ज है, और इनके बीच में जो दूरी है उसको हम R से लिखते हैं। तो इनके ऊपर लगने वाला जो बल होगा
वो ऐसे होगा, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1, मतलब जो भी बल होता है वो समानुपाती होता है किसी भी आवेश के। तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q2 और व्यक्तुमानुपाती होता है उनके बीच की दूरी के। F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। आई बात समझ में? मतलब जो भी फोर्स इस पे लगेगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इसके चार्ज के मैग्नीट्यूड के। जो आवेश इस पर है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, और जो दूरी है, ये दूरी जो दी है इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। देखिएगा, F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2/r²। अब ये चीज आपको कूलम का नियम या कूलम्स लॉ बताती है। अब देखिएगा, यहाँ पर ये प्रोपोर्शनल का साइन है, इसकी जगह हम कांस्टेंट रखते हैं। आप ये चीज के जानते हैं, पहले भी ऐसे इक्वेशंस कर चुके हैं। तो F इक्वल्स टू C, फॉर एग्जाम्पल C, क्योंकि ये कूलम का नियम है, C Q1 Q2/r²। कई जगह इसको K भी लिखा गया है, तो ये भी कंफ्यूज मत होइएगा। K Q1 Q2/r², दोनों चीजें एक ही हैं, वो इसमें अंतर नहीं है, डिफरेंस नहीं है। तो F इक्वल्स टू C Q1 Q2/r²। F इक्वल्स टू C Q1 Q2/r²। अब यहाँ पे कांस्टेंट है, C एक नियतांक है, नियतांक जिसको हिंदी में नियतांक बोलते हैं और इंग्लिश में कांस्टेंट बोलते हैं। तो C की वैल्यू कुछ ना कुछ होगी। तो C की वैल्यू जो है वो है 8.8 8.9875 into 10⁹9, ये वैल्यू है इसकी। तो इसको अप्रोक्सीमेटली हम लिख सकते हैं 9 into 10⁹9। अब मैंने आपको पहले बताया था कि शायद बताया नहीं बताया कि हम पढ़ते हैं कोई भी चीज, जैसे फोर्स है, इसका बल का मात्रक है न्यूटन, इनको हम पढ़ते हैं SI यूनिट्स, मतलब इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ यूनिट्स। इसको इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ यूनिट्स। तो हमारी C का भी कुछ ना कुछ यूनिट रही होगी। अब C की यूनिट हम यहाँ निकालते, देखिए क्या रही होगी। अब चूंकि F की एक, देखिए क्या होता है कि कोई भी इक्वेशन में, किसी भी इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड LHS इक्वल्स टू RHS होता है। मतलब जो लेफ्ट हैंड साइड की यूनिट होगी वही राइट हैंड साइड की भी यूनिट होनी चाहिए, या ऐसा होना चाहिए कि वो दोनों इक्वल हो। तो फोर्स की यूनिट आती है न्यूटन, फोर्स की न्यूटन आती है। तो कूलम और Q1 Q2/r²। अब R की यूनिट जो है, R को हम यहाँ पे लिखेंगे मीटर में, Q1 चार्ज है, Q को भी लिखेंगे कूलम में। तो आप समझ लीजिए यहाँ पे C में न्यूटन तो होगा ही होगा क्योंकि इधर न्यूटन है, तो C की यूनिट में न्यूटन होगा एक चीज। और दूसरी चीज देखिएगा कि यहाँ पे Q1 Q2 है, तो ये C और C² होगा। तो ये ऊपर C² है तो नीचे C² होगा, तभी तो ये कटेगा, तभी तो दोनों तरफ न्यूटन आएगा। तो यहाँ पर न्यूटन अपॉन कूलम स्क्वायर। अब यहाँ पे नीचे मीटर स्क्वायर है तो ऊपर मीटर स्क्वायर होना चाहिए, तभी न्यूटन आएगा। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। C की यूनिट, कांस्टेंट की यूनिट क्या आई जाके, C इक्वल्स टू न्यूटन मीटर स्क्वायर और कूलम टू द पावर -2। यहाँ पे C भी लिख सकते हैं और K और C कुछ भी लिख सकते हैं। इसकी यूनिट जो आई आके न्यूटन मीटर स्क्वायर और कूलम स्क्वायर आई आके। अब देखिएगा इसको, हम ये जानते हैं कि अब आज के जमाने में हम क्या लिखने लगे हैं, ये तब का सिस्टम है जब कोई मीडियम हो, मतलब कोई एक मीडियम बीच में हो, तब उसकी वैल्यू ये होती है, कांस्टेंट की वैल्यू ये होती है। और अगर निर्वात हो या वैक्यूम हो तो कांस्टेंट की वैल्यू, K की वैल्यू हमेशा 1 हो जाती है। और वैक्यूम में
कांस्टेंट की वैल्यू हमेशा 1 हो जाती है, के और सी जो भी है वो 1 हो जाएगा। ठीक है, अब चलते चलते हम आपको आगे और बताते हैं कि अब आजकल हम लोग क्या लिखने लगे हैं, आज के लिखने लगे c इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब ये एक नया टर्म आ गया आपके लिए, एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट, अब एप्सिलॉन नॉट क्या होता है? एप्सिलॉन नॉट होता है एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ बॉडीज इन फ्री स्पेस। मतलब आवाक मतलब जो एटमॉस्फेयर जहाँ हवा चल रही है वहां पर जो बॉडीज मूवमेंट कर रही हैं, जो बॉडीज हैं वहां पर हैं, तो उसको हम यहाँ पे एप्सिलॉन, मतलब देखो क्या होता है बच्चों, होता ये है कि अगर कोई भी बॉडी, कोई भी चीज हवा में है तो उसकी स्पीड अलग होगी, और कोई चीज अगर वैक्यूम या निर्वात में ट्रेवल कर रही है उसकी स्पीड अलग होगी। जाहिर सी बात है, हवा में कण होते हैं, हवा में मतलब थोड़ा बहुत दबाव होता है, एयर प्रेशर होता है, उसका टेम्परेचर होता है, तो इस वजह से क्या होता है कि उसकी स्पीड थोड़ी सी स्लो होती है। और यही बात अगर हम निर्वात की करें, मतलब वैक्यूम की करें, तो वैक्यूम में ना ही कोई एयर प्रेशर है, ना ही कोई कण है, ना ही कोई एटमॉस्फेयर है, तो वहां पे स्पीड एकदम ज्यादा होती है, तेज होती है। तो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अलग होगी और स्पीड ऑफ लाइट इन एटमॉस्फेयर अलग होगी, हमेशा याद रखिएगा। तो अब ये समझ लीजिए कि यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, तो इसकी भी कुछ ना कुछ वैल्यू रही होगी। तो इसकी वैल्यू हम मानते हैं 9 × 10⁻⁴ सॉरी 8.5 × 10⁻⁻12। अब जब ये पूरा कैलकुलेट करेंगे, तब वो जाके सेम वैल्यू वहां पे ये हमारी आ जाएगी 9 × 10⁻⁹, तो वो चीजें आपस में कट जाएंगी। ठीक है, तो ये हम कहते हैं कि जो कूलम्स लॉ है, कूलम का नियम है, वो हमें बताता है कि वातावरण में जो होता है वो होता है F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R², जहां पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बराबर होता है 8.5 × 10⁻⁻12। अब देखिए एप्सिलॉन की भी यूनिट यहां पर आएगी, एप्सिलॉन की यूनिट आएगी, वो आएगी एप्सिलॉन की यूनिट जो कूलम की यूनिट के उल्टा होगी। कूलम की यूनिट थी हमारी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। अब जो एप्सिलॉन की यूनिट आएगी, क्योंकि वहां पे सी ऊपर था, कांस्टेंट ऊपर था, अब यहां पर नीचे आ गया है, तो इसकी अपोजिट हो जाएगी, मतलब हो जाएगी न्यूटन कूलम स्क्वायर पर मीटर स्क्वायर, क्योंकि न्यूटन तो न्यूटन की जगह रहेगा। देखिए बात समझे नहीं समझे, मैं बता दूं, समझा दूं आपको क्या होगा यहाँ पर कि जब हम इसको इस तरीके से लिखेंगे, तो यहाँ पर देखिए इसकी यूनिट जो है, इसकी यूनिट इससे क्रॉस होनी चाहिए। जब इसकी यूनिट इससे कटेगी तभी यहाँ पर न्यूटन बचेगा। अब देखिए न्यूटन अपॉन कूलम स्क्वायर इनटू मीटर स्क्वायर, ये करेंगे तभी तो ये आएगा कूलम स्क्वायर अपॉन मीटर स्क्वायर। यहां से ये कटेगा, यहां से ये कट जाएगा। अब जब यहाँ पर एप्सिलॉन नीचे है तो ये जस्ट उल्टा हो जाएगा, मतलब न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर कूलम स्क्वायर इनटू कूलम स्क्वायर अपॉन मीटर स्क्वायर। फिर जब ये ऊपर जाएगा तब ये चेंज हो जाएगा, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर इनटू कूलम स्क्वायर अपॉन मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, ये कट जाएगा। बात समझिएगा, मैंने बोला कि अगर आप 1/4 लिखते हैं, सॉरी 1/1/4 लिखते हैं, तो इसका मतलब हो गया जाके है 4/1। आई बात समझ में, क्योंकि ये अपोजिट हो जाएगा, जाके चेंज हो जाएगा। सिस्टम वहां पे है, यहां पर भी वही है
कि अगर यहाँ पर एप्सिलॉन की यूनिट अगर हम लिखते हैं 1/N मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, तो जब ये ऊपर जाएगा तो सेम चीज चेंज हो जाएगी, न्यूटन इनवर्स मीटर -2 कूलम स्क्वायर। तो ये चीज इस तरीके से आती है। ये आपका कूलम्स लॉ हो गया। तो अब आगे चलते हैं हम, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एक ऐसी चीज है जिसमें बहुत सारी चीजें हैं। मैग्नेटिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, चार्ज का डेविएशन, चार्ज का डेविएशन, जितनी भी थ्योरीज बनती हैं साइंस में, आपको बता दें फिजिक्स में, तो उनका बेस यहीं से स्टार्ट होता है। अगर आपको बेस समझ में आता है तो आप आगे अच्छा कर पाते हैं। आज के लेक्चर में फिलहाल इतना ही। अब आगे की चीज नेक्स्ट लेक्चर में मैं स्टार्ट कर दूंगा।